महिलाओं और लड़कियों के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को हर महीने हजार हजार रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। हर महीने 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी अपने घर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिलवाना चाहते हो, मतलब साल के 12,000 अगर दिलवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जिस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर की। लेकिन इस योजना की घोषणा तो हो गई, लेकिन फिर भी इस योजना की पूरी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो आज मैं आपको इस योजना की पूरी ए टू जेड जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में इस योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल बाकी ना रहे। तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं इस योजना की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस योजना का आखिर क्या उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या उद्देश्य लेकर के इस बहुत ही महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को अपने प्रदेश में लागू किया। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला वह है महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना। दूसरा है महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलंबी बनाना। और तीसरा जो उद्देश्य है वह है पारिवारिक स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना। तो ये जो 3 उद्देश्य जो मेन यहाँ पर दिए हुए हैं, यही इस योजना का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं पात्रता पर, यानी कि इस योजना के लिए कौन-कौन सी महिलाएं पात्र है और कौन-कौन सी महिलाएं अपात्र है। सबसे पहले हम पात्रता की बात करेंगे, उसके बाद हम अपात्रता की बात करेंगे। तो पात्रता में जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं वो यहाँ पर 3 मेन पॉइंट है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, यानी कि उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी महिलाओं को होना जरूरी है। जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वह वही महिलाएं इस योजना के लिए पात्र रहेगी। दूसरा है विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी, यानी कि वो विवाहित होनी चाहिए और उसमें विधवा हो और तलाकशुदा हो और परित्यक्ता महिला भी इसमें आसानी से सम्मिलित हो सकती है। यानी कि पहले तो मूल निवासी फर्स्ट होना चाहिए, अगर आप मूल निवासी हो। उसके बाद अगर महिला विवाहित है तो वो इस योजना के लिए पात्र है। और तीसरी जो पात्रता की जो इसमें शर्त दी हुई है वह है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। मतलब कि 1 जनवरी 2023 तक उनके 23 साल पूरे होने चाहिए और 60 से कम एज उनकी होनी चाहिए महिला की, तो वह इस योजना के लिए पात्र है। अगर आप ऊपर दी हुई तीनों पात्रताओं को पूरा करते हो तो आपको पात्रता पूरा करने के साथ ही कुछ अपात्रता भी यहाँ पर दी हुई है, जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम पात्रता तो हमने समझ ली, अब अपात्रता देख लेते हैं। अपात्रता की कैटेगरी को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी महिलाएं अपात्र होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये यहाँ पर दिया हुआ है अपात्रता। तो समझ लेते हैं, इसमें दिया हुआ है योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी। फर्स्ट, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक होगी, यानी कि जिनकी फैमिली की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है वह इस योजना के लिए अपात्र है। दूसरा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। महिला के परिवार का कोई भी सदस्य मतलब कि उनका हस्बैंड या कोई भी परिवार का सदस्य अगर उनका रिटर्न भरता है या आयकर दाता है तो वह महिला भी इस योजना के लिए अपात्र है। तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, यानी कि जिनके परिवार की गवर्नमेंट सर्विस है वह भी, जिस महिला के परिवार के किसी भी सदस्य की गवर्नमेंट सर्विस है वह भी इस योजना के लिए अपात्र है, वह भी इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है।
चौथा पॉइंट है यहाँ पर, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपए 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, यानी कि जो भी महिला पहले से किसी योजना में 1000 रुपए की राशि प्राप्त कर रही है, वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेगी। फिर जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, अगर किसी के परिवार का, महिला के परिवार का सदस्य वर्तमान सांसद है या कोई वर्तमान विधायक है, तो वह महिला भी इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेगी। अगला है, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेगी। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, अगर स्थानीय निकाय में अगर किसी के परिवार की महिला परिवार के कोई सदस्य स्थानीय निकाय में कोई सदस्य है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेगी। अगला है, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। जिस भी परिवार के सदस्य के पास अगर 5 एकड़ से ज़्यादा की कृषि भूमि होगी, तो वह महिला भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, अगर किसी महिला के परिवार के सदस्य के नाम से अगर 4 पहिया वाहन हो, कार हो या ट्रैक्टर हो, तो वह महिला भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी पात्रता की शर्तें 3 और अपात्रता की शर्तें। तो आप इसमें से देख लीजिए कि आप पात्र हो या नहीं हो। ये थी पात्रता की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और ये थे अपात्रता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको समझाए। तो आप इसको आसानी से समझ करके इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें पात्र हो या आप अपात्र हो। तो अब बात करते हैं, जो महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र है, उनको क्या करना है? तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी महिलाएँ काफ़ी ही कन्फ्यूज़ है कि अगर वो इस योजना के लिए पात्र है और अपना फॉर्म भरना चाहती है, तो वह किस तरीके से अपना फॉर्म भर सकती है और कहाँ पर जाना होगा उनको फॉर्म भरने के लिए और क्या करना पड़ेगा? ये थी पात्रता की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और ये थे अपात्रता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको समझाए। तो आप इसको आसानी, तो यहाँ पर मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी बताऊँगा, आपको कहाँ जाना है और क्या करना पड़ेगा। तो समझते हैं इसकी मेन प्रक्रिया, आवेदन करने की क्या रहेगी आवेदन प्रक्रिया, जो भी महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र है उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट, फॉर्म ग्राम पंचायत, अगर गाँव की कोई महिलाएँ है, तो वह जाएगी ग्राम पंचायत में। दूसरा है वार्ड कार्यालय, अगर नगर की कोई महिलाएँ है, तो वह वार्ड कार्यालय पे जाएगी। और है कैंप स्थल पर उपलब्ध, आपको फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा। गाँव गाँव की महिलाओं को गाँव पंचायत में जाना पड़ेगा फॉर्म लेने के लिए, और जो नगर की महिलाएँ हैं उनको वार्ड कार्यालय यानी कि नगर पालिका में जा सकती है। वो अपना फॉर्म नगर पालिका में जाकर अपना फॉर्म ले सकते हैं। और दूसरा है कैंप स्थल, मतलब इसमें कैंप स्थल से अर्थ है कि सरकार क्या करेगी, इस योजना के जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तब जगह जगह पर इसके कैंप शुरू किए जाएंगे इस योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो आप वहाँ पर जाकर भी इस योजना के लिए, अगर आप पात्र हो, तो इस योजना के लिए आप फॉर्म वहाँ पर जाकर भी ले सकते हो। तो ये तो है आपको ये तो थी आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अब दूसरा, अगर आपने फॉर्म ले लिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो जिसको भी, जो भी महिला है इस योजना में पात्र है, उनको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। पहला पहला ये है। दूसरा, फॉर्म में उपलब्ध जानकारी की कैंप स्थल, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर पोर्टल ऐप में डाटा एंट्री होगी। अगर आपने फॉर्म ले लिया, तो फॉर्म तो ले लिया आपने, लेकिन जो भी महिला इस योजना के लिए पात्र है, तो उनको सेकंड स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद उपस्थित होने के बाद जो वहाँ पर, जहाँ पर भी महिलाएँ जाएगी, वहाँ पर पोर्टल ऐप में उनकी डाटा एंट्री होगी। उसके बाद समग्र में आधार ई-केवाईसी का सत्यापन किया जाएगा। समग्र में आधार ई-केवाईसी का सत्यापन किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो समग्र आईडी है, उसमें आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए। वो लिंक है या नहीं है, वह वहाँ पर चेक किया जाएगा। अगला है, महिला का फ़ोटो लिया जाएगा। जो भी महिला इस योजना के लिए पात्र है और वह इसके लिए आवेदन कर रही है, उस महिला का लाइव फ़ोटो वहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद है आधार लिंक बैंक अकाउंट एवं डीबीटी सक्रिय स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है, वह आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, यह वहाँ पर चेक किया जाएगा। अगला है, आवेदन के ऑनलाइन क्रमांक को दर्ज होने पर आवेदक को पावती दी जाएगी। बस यहाँ से आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये सब प्रोसेस होने के बाद ऑनलाइन आवेदन क्रमांक दर्ज हो जाएगा और उसकी जो रसीद है वो आपको दे दी जाएगी। अंतिम सूची प्रकाशित होने के उपरांत भुगतान सिंगल क्लिक से जून माह से प्रारंभ होगा। यानी कि अंतिम सूची, अब ये आपने आवेदन कर दिया, यहाँ से आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसकी लिस्ट लगेगी और उस लिस्ट में जिनके भी नाम होंगे, उनको
एक सिंगल क्लिक से जून माह से भुगतान प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जून माह से 1,000 रुपए महीना उनके खाते में, महिला के खाते में आना शुरू हो जाएगा। यह सब समझने के बाद आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि आवेदन करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी और कब से 1,000 रुपए महीना महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हो चुकी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें स्पष्ट लिख रखा है, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना में कब क्या होगा। सबसे पहली चीज़, योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023 से हो चुका है, ये आप सभी लोग जानते हो। उसके बाद आवेदन की प्रारंभ तिथि तो 25 मार्च 2023 से इसके फॉर्म भरवाना, आवेदन करना शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 25 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। अगला है लाडली बहन योजना सूची जारी दिनांक, तो 1 मई को इसकी सूची जारी हो जाएगी और अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि, जब अंतिम सूची जारी हो जाएगी उसमें जो पात्र है और जो अपात्र है वो अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई अपात्र है तो वह भी आपत्ति दर्ज कर सकता है, तो उसके लिए है 1 मई से 15 मई तक वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। अगला है आपत्ति निराकरण हेतु अवधि, अगर किसी ने आपत्ति दर्ज की तो उसकी निराकरण अवधि है 16 मई से 30 मई और फिर उसके बाद अंतिम सूची जारी करने की दिनांक 31 मई को आपत्तियों के बाद एक और सूची जारी की जाएगी 31 मई को। उसके बाद दिया हुआ है योजना की प्रथम राशि अंतकरण 10 जून 2023, यानी कि प्रथम राशि 10 जून 2023 को जारी कर दी जाएगी। 1,000 रुपये महीना 10 जून 2023 को महिला के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख रहेगी, जिसमें हर माह की 10 तारीख को 1,000 रुपये सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महिला के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की, यानी कि जो भी महिला इस योजना के लिए आवेदन करने वाली है उनके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, वो कौन कौन से दस्तावेज है जो इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको चाहिए और आपको लिए जरूरी है। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी, यानी कि समग्र आईडी आपके पास होनी चाहिए। जो समग्र पोर्टल, मध्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी है, मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, उन सभी की, हर परिवार की एक फैमिली आईडी है, समग्र आईडी है, तो वो आईडी आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप नगर में रहते हो तो नगर पालिका से जाकर से आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप गांव में रहते हो तो आप गांव पंचायत से संपर्क करके आपकी समग्र आईडी और परिवार आईडी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगला है आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और दूसरा है मोबाइल नंबर, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर, आपने समग्र आईडी में जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करवाया है वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये तो थी दोस्तों आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जरूरी जानकारी। लेकिन आवेदन करने से पूर्व दस्तावेजों में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या-क्या जानकारी सही होनी चाहिए, आपको वह भी, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो वो हम समझ लेते हैं, आवेदन करने से पूर्व आपके दस्तावेज में क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में इसके लिए दौड़ना ना पड़े। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समग्र आधार ई-केवाईसी, यानी कि समग्र आईडी में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरा व्यक्तिगत बैंक खाता, अगर आपका बैंक खाता महिला का बैंक खाता होना जरूरी है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। तीसरा है बैंक खाता आधार लिंक एवं डीपीडी सक्रिय होना भी जरूरी है। अगर आपका महिला का बैंक अकाउंट है तो वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगला, आवेदक महिला से क्या अपेक्षा गवर्नमेंट कर रही है, आवेदक महिला से क्या अपेक्षा कर रही है। तो सबसे पहले है कैंप में जाने से पूर्व आपको क्या क्या करना है। तो कैंप में जाने से पूर्व आपको कियोस्क पर जाकर समग्र में आधार ई-केवाईसी करा ले। अगर आपका समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो कियोस्क पे जाकर आप आधार ई-केवाईसी करा ले, यह मुफ्त में होता है। यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक संबंधित बैंक के कियोस्क पर जाकर अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करा ले। ये 3 काम आपको करना है। अगर आपका समग्र आईडी में केवाईसी नहीं है तो केवाईसी करवा ले। अकाउंट नंबर अगर आपका किसी बैंक में नहीं है तो आप अकाउंट खुलवा ले। और
कैंप स्थल पर आपको क्या करना है, आपको क्या लेकर वहाँ पर जाना है, तो अपना समग्र आईडी लेकर जाएँ, आपका आधार कार्ड लेकर जाएँ, अपना लाइव फ़ोटो खिंचवाएँ और पोर्टल ऐप में आवेदन की डाटा एंट्री पूर्ण होने पर पावती जिसमें आवेदन क्रमांक दर्ज हो लेना ना भूलें। आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अगर अपने साथ 2 डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले जाते हो, तो आप उसके आवेदन की रसीद भी आपको लेकर आनी है, वह भी लेना ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं समग्र आधार ई-केवाईसी। तो अगर आपके समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक नहीं है उनके लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनके पास 4 रास्ते हैं। वो लोक सेवा केंद्र में जाकर समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे जाकर भी समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं और सीएससी सेंटर पर जाकर भी समग्र में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है वह स्वयं के द्वारा भी कर सकते हैं। स्वयं से अगर आप करते हो तो समग्र.gov.in पर आपको जाना पड़ेगा। आवेदक महिला से क्या अपेक्षा कर रही है, तो सबसे पहले है कैंप में जाने से पूर्व आपको क्या क्या करना है, तो कैंप में जाने से पूर्व आपको कियोस्क पर जाकर समग्र में आधार ई केवाईसी करा ले। अगर आपका समग्र आईडी में आधार का समग्र.gov. पर जा करके आपको आपके समग्र आईडी में आधार की ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। अब इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं आपको आ सकती है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सपोज़ अगर किसी का परिवार आईडी नहीं है, समग्र आईडी नहीं है, किसी का समग्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया हुआ है, तो वह क्या कर सकता है? तो उनको समग्र.gov.in पर आधार ई-केवाईसी के साथ समग्र परिवार आईडी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर परिवार आईडी जारी कर दी जाएगी। अगर समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत है, अगर किसी की समग्र आईडी में वैवाहिक स्थिति, अगर कोई महिला विवाहित है और समग्र में अविवाहित कर रखा है, तो उनके लिए वह महिला ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर जाकर उसके वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन कर सकती है। अगर किसी का जेंडर गलत है, तो आधार केंद्र पर जाकर जेंडर अपडेट करने के लिए वे अनुरोध कर सकते हैं। यदि आधार में जेंडर गलत है, तो समग्र में ई-केवाईसी हो गया है, लेकिन आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर के साथ आवेदन जमा करें तथा डीबीटी विकल्प पर टिक करें, ये उनको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आधार में जन्म तिथि गलत है, तो आधार केंद्र पर जाकर जन्म तिथि अपडेट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर सपोज़ मान लीजिए आधार बैंक खाते से जुड़ा है, लेकिन डीपीटी सक्रिय नहीं है, तो संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार और डीपीटी सक्रिय करने हेतु अनुरोध आवेदन जमा करें। अब इसके अलावा और भी कुछ समस्याएँ आपको आ सकती है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सपोज़ अगर किसी का परिवार आईडी नहीं है, समग्र आईडी नहीं है, किसी का समग्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया हुआ है, तो वह क्या कर सकता है? तो उनको समग्र.gov.in पर आधार ई-केवाईसी के साथ समग्र परिवार आईडी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर परिवार तो ये कुछ समस्याएँ हैं जो आपको आ सकती है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। इसके अलावा इस योजना से जुड़ी हुई और भी दूसरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है समग्र एवं आधार में हितग्राही की जानकारी समान होना चाहिए, यानी कि समग्र आईडी में और आधार कार्ड में दोनों की जानकारी आपकी एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा एमपी लाडली बहना योजना के लिए आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो भी इस योजना के लिए पात्र है उनको बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूज़न है कि उसमें आय प्रमाण पत्र लगेगा और इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस योजना के लिए अगर आप पात्र हो और अगर आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपको ना तो आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और ना ही मूल निवासी प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। इसके अलावा है सभी अपडेशन से संबंधित कार्य आधार कार्ड में हो या समग्र आईडी में हो या ई-केवाईसी से संबंधित कोई आपका काम हो, वो 25 मार्च 2023 के पूर्व कर ले, मतलब कि आपके पास पूरा समय अभी बचा है, आप इसके पहले-पहले यह सभी काम कर ले। ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पूरी जानकारी। अगर फिर भी आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कर दो सभी को इस योजना से अवेयर। मेरे इस वीडियो को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।